दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र यानी हमारे भारतवर्ष की राजनीति को अगर आप पिछले 4 दशकों के इतिहास के झरोके से देखें तो यह मुख्य रूप से दो वैचारिक धुरियों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। एक तरफ है हिंदुत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति, जो सभ्यतागत गौरव, धार्मिक पहचान और बहुसंख्यक समाज के एकीकरण की बात करती है। दूसरी तरफ है विकास की राजनीति, यानी आर्थिक सुधार, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और गुड गवर्नेंस। अक्सर राजनीतिक पंडित, बुद्धिजीवी और विश्लेषक इन दोनों विचारधाराओं को एक दूसरे का धुर विरोधी या दो अलग अलग किनारे बताते आए हैं। उनका मानना रहा कि जहां एक विचार समाज को पहचान के आधार पर संगठित करता है, वहीं दूसरा विचार समाज को आधुनिकता और आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाता है। लेकिन क्या वाकई भारतीय राजनीति इतनी सीधी और सरल है? क्या भारतीय मतदाता सिर्फ धर्म के नाम पर या सिर्फ चमचमाती सड़कों के नाम पर अपना नेता चुनता है? जमीनी हकीकत इन कयासों से कोसों दूर और बेहद पेचीदा है। भारतीय राजनीति का असली सच यह है कि ये दोनों मुद्दे कभी चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर टकराते हैं, तो कभी बड़ी चालाकी से एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। चुनावी रैलियों के ऊंचे मंचों से लेकर गांवों की चौपालों और शहरों की चाय की दुकानों तक बहस हमेशा इसी बात पर आकर टिकती है कि देश को आगे ले जाने का सही रास्ता क्या है। इस विस्तृत और पूरी तरह से निष्पक्ष रिपोर्ट में हम बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के शुद्ध ऐतिहासिक मोड़ों, चुनाव आयोगों के आंकड़ों और आर्थिक रिपोर्ट के आधार पर यह समझेंगे कि इन दोनों राजनीतिक विचारों ने भारत के लोकतंत्र को किस तरह से ढाला और बदला है। इस वैचारिक संघर्ष की जड़ों को गहराई से समझने के लिए हमें समय के चक्र को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और सन 1980 और 1990 के दशक के उस उथल-पुथल भरे दौर में जाना होगा। यह वह ऐतिहासिक कालखंड था जब भारतीय राजनीति की पूरी दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल रही थी। साल 1979 और 90 के तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, जिसने देश की राजनीति में पिछड़ी जातियों को एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व और राजनीतिक चेतना दी। लेकिन इस जातिगत उभार ने तत्कालीन स्थापित राजनीतिक समीकरणों को हिला कर रख दिया। इसके जवाब में देश में कमंडल की राजनीति का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में था। राम जन्मभूमि आंदोलन और सोमनाथ से अयोध्या तक की ऐतिहासिक रथ यात्रा ने बहुसंख्यक हिंदू समाज को जातियों से ऊपर उठकर एक सांस्कृतिक पहचान के तहत एकजुट करने का प्रयास किया। जो बीजेपी साल 1984 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटों पर सिमट गई थी, वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दम पर 1996 और 1998 में देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी था जो ठीक उसी समय समानांतर रूप से चल रहा था। साल 1991 में भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश ने आर्थिक उदारीकरण LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाया। लाइसेंस राज का खात्मा हुआ, विदेशी निवेश के रास्ते खुले और भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बड़ी रफ्तार पकड़ी। इसी दौर ने भारत में एक नए महत्वाकांक्षी और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को जन्म दिया, जिसकी प्राथमिकताएं अब पारंपरिक राजनीति से अलग थी। इस वर्ग को अब बेहतर नौकरियां, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और वैश्विक स्तर का जीवन स्तर चाहिए था। यहीं से भारतीय राजनीति के मंच पर असीमता यानी सांस्कृतिक पहचान की राजनीति और अर्थव्यवस्था यानी शुद्ध विकास की राजनीति का एक अनोखा और जटिल सफर शुरू हुआ, जिसने आने वाले समय में हर चुनाव को प्रभावित किया। साल 1998 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इन दोनों विचारों के बीच एक बेहद दिलचस्प संतुलन बनाने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी की वैचारिक कोर में राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता जैसे हिंदुत्व के मुद्दे हमेशा से शामिल थे, लेकिन गठबंधन सरकार की मजबूरियों के चलते उन्होंने इन मुद्दों को पीछे रखा और अपना पूरा ध्यान आर्थिक प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित किया। वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज के जरिए देश के चारों कोनों को सड़कों से जोड़ा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों को मुख्य धारा में लाए और देश में एक अभूतपूर्व दूरसंचार क्रांति की शुरुआत की। साल 2004 के आम चुनाव में बीजेपी को अपनी इन आर्थिक और बुनियादी ढांचागत उपलब्धियों पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पूरा चुनाव इंडिया साइनिंग यानी भारत उदय के नारे पर लड़ा। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो वह पूरे देश के लिए चौंकाने वाले थे। साइनिंग इंडिया का नारा विफल रहा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई। इस चुनाव ने राजनीतिक विश्लेषकों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि केवल मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ या बड़े बड़े उद्योगों का विकास तब तक चुनाव नहीं जीत सकता जब तक कि उसका सीधा मूर्त लाभ जमीन पर रहने वाले आखिरी और गरीब इंसान तक न पहुंचे। सत्ता में आने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने विकास की एक नई और लोक कल्याणकारी परिभाषा करने की कोशिश की, जिसे विशेषज्ञों ने राइट्स बेस्ड डेवलपमेंट यानी अधिकारों पर आधारित विकास का मॉडल कहा। इस मॉडल के तहत सरकार ने जनता को केवल आर्थिक प्रगति के वादे नहीं दिए बल्कि उन्हें कानूनी अधिकार सौंपे। इसी दौर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा लागू हुआ, जिसने ग्रामीण भारत को रोजगार की गारंटी दी। सूचना का अधिकार आरटीआई आया, जिसने शासन में पारदर्शिता की नींव रखी, और शिक्षा का अधिकार आरटीई तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कानून पास किए गए। आर्थिक आंकड़ों के लिहाज से यूपीए 1 और यूपीए 2 के शुरुआती वर्षों में भारत ने 8 से 9% की ऐतिहासिक जीडीपी विकास दर भी दर्ज की, जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। लेकिन साल 2011 आते आते इस विकास मॉडल की चमक भी फीकी पड़ने लगी। एक के बाद एक सामने आए बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद ने सरकार की छवि को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही नीतिगत पंगुता पॉलिसी पैरालाइसिस के कारण देश की आर्थिक रफ्तार धीमी हो गई और जनता के बीच एक गहरा असंतोष फैल गया। इसी राष्ट्रव्यापी असंतोष की कोख से भारतीय राजनीति में एक नए और अभूतपूर्व मॉडल का जन्म होने जा रहा था। साल 2014 का आम चुनाव भारतीय राजनीति इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मंच पर कदम रखा और उनके पूरे चुनाव प्रचार का मुख्य स्तंभ था गुजरात मॉडल। इस मॉडल में विकास को एक बहुत बड़े और आधुनिक ब्रांड की तरह पेश किया गया। इसमें चमकती हुई चौड़ी सड़कें, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, सुलभ औद्योगिक नीतियां, लाल फीताशाही का खात्मा और प्रशासनिक कुशलता के दावे शामिल थे। नारा दिया गया सबका साथ सबका विकास। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2014 में बीजेपी ने एक अत्यंत कुशल रणनीति का प्रयोग किया। उन्होंने विकास की आकांक्षा रखने वाले शहरी मध्यम वर्ग और अपनी धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान को लेकर सजग बहुसंख्यक हिंदू समाज दोनों को एक ही बैनर के नीचे ला खड़ा किया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस अभूतपूर्व सोशल और वैचारिक इंजीनियरिंग के दम पर बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 282 सीटें जीतकर 3 दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति का एक बिल्कुल नया स्वरूप देश और दुनिया के सामने आया, जिसे समाज शास्त्रियों और राजनीतिक वैज्ञानिकों ने कल्याणकारी हिंदुत्व, वेलफेयर हिंदुत्व या न्यू वेलफेयरिज्म का नाम दिया। इस नए मॉडल के तहत सरकार ने एक तरफ तो अपने वैचारिक और सांस्कृतिक एजेंडे को पूरी गति और आक्रामकता से आगे बढ़ाया। इसके सबसे प्रत्यक्ष और ऐतिहासिक उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल लोक का भव्य पुनर्विकास तथा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त करना। ये वो मुद्दे थे जो दशकों से हिंदुत्व की राजनीति के मूल आधार थे। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने जमीन पर अपनी योजनाओं की डिलीवरी का एक ऐसा आधुनिक, पारदर्शी और आक्रामक नेटवर्क तैयार किया जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई थी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में करोड़ों शौचालयों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, आयुष्मान भारत के तहत करोड़ों परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों को पक्के मकान सीधे सौंपे गए। डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी की तकनीक का उपयोग करके बिचौलियों और भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया।
जिससे सरकारी मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचने लगे। इस तरह इस नए मॉडल ने हिंदुत्व और विकास के दो अलग अलग या विरोधी विचार रखने के बजाय उन्हें एक ही सिक्के के दो अनिवार्य पहलू बना दिया। परंतु क्या यह हिंदुत्व प्लस विकास का मॉडल पूरी तरह से त्रुटिहीन और सर्वव्यापी है? अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और विपक्षी दलों का तर्क है कि भव्य सांस्कृतिक प्रतीकों, नए संसद भवनों और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर के इस राजनीति के पीछे देश की कुछ बहुत ही गंभीर और बुनियादी आर्थिक चुनौतियां भी दबी हुई हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) और विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के आंकड़े समय समय पर यह चेतावनी देते आए हैं कि देश में युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर आज भी एक अत्यंत गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर ऐतिहासिक रूप से धीमी रही है। महंगाई आम आदमी की थाली पर असर डाल रही है और देश में अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों इस बात को रेखांकित करते हैं कि जब जब विपक्षी दल इन बुनियादी आर्थिक और सामाजिक मुद्दों जैसे कि पेपर लीक, सरकारी नौकरियों की कमी, किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग और स्थानीय विकास पर अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित करने में सफल होते हैं, तब केवल हिंदुत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नैरेटिव चुनावी मैदान में कमजोर पड़ता दिखाई देता है। भारतीय मतदाता की प्रकृति बेहद परिपक्व और अनप्रेडिक्टेबल रही है। वह जहां एक तरफ अपने देश के सांस्कृतिक गौरव, भव्य मंदिरों के निर्माण और वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते सम्मान को देखकर गर्व महसूस करता है, वहीं दूसरी तरफ वह अपनी जेब, अपने बच्चों की उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सम्मानजनक रोजगार के अवसरों को लेकर भी उतना ही सचेत और संवेदनशील है। वह किसी एक मुद्दे के लिए दूसरे मुद्दे की पूरी तरह अनदेखी नहीं करता है। इस पूरी राजनीतिक यात्रा का अंतिम और सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि भारत की राजनीति में अब हिंदुत्व बनाम विकास का पुराना दौर लगभग समाप्त हो चुका है और इसकी जगह हिंदुत्व के साथ विकास यानी हिंदुत्व विद डेवलपमेंट के एक नए युग ने ले ली है। आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ धर्म के नाम पर या सिर्फ विकास की कोरी कागज योजनाओं के नाम पर पूर्ण बहुमत का दावा नहीं कर सकता। अगर किसी को सत्ता की सीढ़ी चढ़नी है और उस पर लंबे समय तक टिके रहना है तो उसे जनता की सांस्कृतिक आस्थाओं का सम्मान भी करना होगा और साथ ही सड़कों का जाल, पारदर्शी परीक्षाएं, युवाओं के लिए रोजगार और एक मजबूत व समावेशी अर्थव्यवस्था का वास्तविक ट्रैक रिकॉर्ड भी जनता की अदालत में पेश करना होगा। हमारे महान लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत हकीकत यही है कि अंत में जीत उसी की होती है जो जनता की गहरी आस्था और उसकी आधुनिक आकांक्षा दोनों की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बेबाकी से साझा करके अपनी राय जरूर लिखें।